में जो है सबसे पहले विषय सूची सबके पास आप जो है किताब होगी या किताब मंगा लीजिए जिनके पास नहीं है। आप पहले शुरू से आप देखिए कि आपके किताब में क्या है, कौन सबसे पहले क्या है। सबसे पहले आपका विषय सूची है, विषय सूची में गद्य, ठीक है ना। तो गद्य में जो है और पद्य दो चीज़ है इस हिंदी किताब में, गद्य और पद्य। तो पहला आपका जो है गद्य है। गद्य में कुल आपका जो है 7 पाठ है। तो सबसे पहले आप मान लीजिए 2 दिन जो भी विद्यालय कम से कम चल रहा है, टीचर भी कम से कम आ रहे हैं, बच्चे भी कम से कम आ रहे हैं, ठीक। तो आप इसमें जो है हिंदी में सबसे पहले आपको बता दे रहे हैं कि आप पाठ का नाम, उसके लेखक या रचयिता कौन है, इसको याद कर लीजिए, ठीक ना। ये आपको बोर्ड में भी पूछा जाएगा, ठीक ना। लेखक और रचयिता का नाम आपको 1-1 नंबर का आता है। गद्य और पद्य में से ये दोनों में से पूछा जाता है। तो सबसे पहले आप जब तक स्कूल नहीं आ रहे हैं तो आप गद्य और पद्य में जितने भी पाठ हैं उसके लेखक और रचयिता कौन है इसको याद कर लीजिए। उसके बाद फिर आपका संस्कृत का विषय है। अगर आपको जो कुछ भी आ रहा है नहीं उसका वो अर्थ आ रहा है फिर भी आप पढ़ने का ही कोशिश करिए। व्याकरण है, व्याकरण को ही आप घर पे ही पढ़िए, ठीक ना। स्कूल में आ रहे हैं जो आपको नहीं समझ में आ रहा है उसको पढ़िए, जो समझ में आ रहा है, लेकिन जब पढ़ेंगे तो कुछ न कुछ आपको ज़रूर समझ में आएगा। बहुत ज़्यादा नहीं समझ में आएगा लेकिन आएगा ज़रूर, लेकिन बार बार आप पढ़ने की कोशिश कीजिए, ठीक। तो व्याकरण में तो देखिए आपका बहुत कुछ है। व्याकरण में जो है रस, छंद, अलंकार जो आप 6, 7, 8 में भी पढ़ चुके हैं, ठीक ना। फिर संधि, शब्द रूप, धातु रूप, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, तत्सम, पर्यायवाची। फिर आप निबंध, आपको निबंध भी आता है। बोर्ड में आपको निबंध भी आता है, निबंध लिखने के लिए। निबंध आपको 6, 7, 8 में भी जो है हिंदी में आपको निबंध आता है, ठीक है ना। तो आप इन सब चीज़ों को, हिंदी है, कोई मैथ और विज्ञान तो है नहीं, आप हिंदी पढ़ी है। आप हिंदी आपको पढ़ने में आसानी भी है, बस थोड़ा सा उसका शब्दार्थ या आपको अर्थ नहीं आएगा, ठीक ना। तो आप उसको पढ़िए, लेकिन उसको पढ़िए तो आप ये जरूर सोचिए कि हम पढ़ रहे हैं तो इसमें पढ़ क्या रहे हैं, इसमें हम सीख क्या रहे हैं। हम अगर 2 पन्ना पढ़े हैं तो हमको ये होना चाहिए कम से कम 2 लाइन 4 लाइन के विषय में आपको हम कुछ बता सकें। या कोई आपसे पूछे कि आप क्या पढ़े हैं, हम हिंदी पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, हिंदी में क्या पढ़े हैं, कौन सा विषय पढ़े हैं, कौन सा पाठ पढ़े हैं। आप जरूर ये पढ़िए कि अगर 2-4 लाइन आप मान लिया आप पूरा पढ़ लिए, पूरे पाठ पढ़ ले, आपसे पूछे कोई कौन सा पाठ पढ़े, आप पाठ का नाम न बता पाए तो ये बहुत शर्म की बात होगी। इसलिए जो आप जो भी पढ़िए थोड़ा ही पढ़िए, लेकिन मन से पढ़िए कि आपको लगे कि हाँ उसमें हम कुछ पढ़े हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपका ये लेखक और रचयिता के बाद जो है आपका आता है भूमिका, ठीक है। हिंदी गद्य का विकास शुक्ल युग तथा शुक्लोत्तर युग, ठीक। तो आप सबसे पहले आप भूमिका जो है आप प्रयास करिए कि कम से कम, इधर छुट्टी है, इस महीने भर छुट्टी है मान करके चलिए, मान लिया आप 1 आध घंटा आ गए तो ठीक है। तो आप इसमें जो है गद्य और के विषय में क्या है, गद्य का स्वरूप क्या है, यानी स्वरूप यानी बनावट क्या है, इसको आप पढ़ लीजिए। अब पढ़ते जाइए और जो आपको कठिन लगे, जो शब्द कठिन लगे उसको आप जो है पेंसिल से अंडरलाइन कर दीजिए। जो आपको समझ में नहीं आ रहा है उसको आप पेंसिल से अंडरलाइन कर दीजिए। और स्कूल में आइए, हम लोग बीच में आइए तो आप पूछिए सर ये क्या है, तो हम लोग जो भी कुछ जानेंगे आपको बता देंगे। तो हिंदी गद्य का विकास है, इसमें शुक्ल युग तथा शुक्लोत्तर युग। तो सबसे पहले आप इस भूमिका को, हमको लग रहा है जो है 6 या 7 पन्ने का है, ठीक है ना। आप इसको एक बार पुनः घर पर पढ़ जाइए। और इस भूमिका में आपको जो है पूरे किताब का से कुछ न कुछ हर पाठ से संबंधित इसमें दिया हुआ है। यानी आप जब भूमिका पढ़ जाएंगे तो आप किस पाठ में क्या है, कैसे है, क्या पढ़ना है, बहुत सारी चीज़ें आपको मालूम हो जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले आप कम से कम 2 से 3 बार 4 बार जितना भी आपके पास समय हो आप भूमिका को अच्छी तरह से पढ़ जाइए। अब यहाँ देखिए पहला आपका भूमिका गद्य है, हिंदी गद्य का विकास, यानी हिंदी गद्य का विकास कैसे हुआ, शुक्ल युग तथा शुक्लोत्तर युग। हिंदी गद्य का स्वरूप यानी हिंदी गद्य का स्वरूप यानी बनावट क्या है, कैसे ये बना। कह रहा है कि मानव को प्रकृति से अभिव्यक्ति की अद्भुत क्षमता मिली है। कह रहा है कि मनुष्य को जो है प्रकृति से हमको जो अद्भुत यानी
एक बहुत बड़ी उपलब्धि, एक बहुत बड़ा चमत्कार, एक बहुत बड़ी शक्ति, एक बहुत बड़ी बुद्धि मिली है। भाषा के माध्यम से वो अपने विचारों, भावों एवं अनुभूतियों को दो प्रकार से व्यक्त करता है। कह रहा है कि मनुष्य जो है अपने विचारों को भाषा के माध्यम से, ठीक है, एक दूसरे तक संप्रेषित करता है, यानी भेजता है। यानी आपकी बात सुनते हैं हम, अपनी बात आपको सुनाते हैं, या आप और हम एक दूसरे के विचार को जानते हैं। हम आपको क्या बता रहे हैं, आप हमसे क्या पूछ रहे हैं, ठीक ना। तो ये हो गया हमारे विचारों का आदान प्रदान, ठीक ना। आप अपनी समस्या हमसे बताएं, हम बताएं, या हमारे लायक जो कुछ भी है आपको बताएं, आप हमसे पूछें, आप मैं जो कुछ जानता हूँ आपको बताया। तो ये कह रहा है कि प्रकृति को मनुष्य से अव्यक्त की अद्भुत क्षमता मिली है। भाषा के माध्यम से वो अपने विचारों, भावों एवं अनुभूतियों या अनुभवों, यानी जो हम कुछ सीखे हैं प्रकृति से, वह आपको बताएंगे। फिर वो दो प्रकार से व्यक्त करता है, यानी दो तरह से आपको बताता है, पद्य में तथा गद्य में। यानी हम आपको जो हम लोग घर पर या आपस में जो हम लोगों की बोल चाल है, या हम गद्य के माध्यम से बोलते हैं। हम लोग गद्य की भाषा का प्रयोग करते हैं, जो भी हम टूटी फूटी हिंदी बोलते हैं आपस में घर पे या पास पड़ोस या दैनिक जीवन में, तो हम लोग गद्य का उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग हम लोग गद्य का करते हैं। क्योंकि उसकी अव्यक्त के इन रूपों में सृजन के कारक तत्व हैं, भावना, प्रवण, हृदय और विचार केंद्र मस्तिष्क। कह रहा मस्तिष्क एवं हृदय की न्यूनाधिक सक्रियता के कारण, मस्तिष्क और हृदय के तत्परता के कारण के फलस्वरूप ही हम अव्यक्त के इन रूपों को क्रमशः, यानी जो कुछ भी कहते हैं हम अव्यक्त के माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान, यानी लेना और देना, हम क्रमशः एक दूसरे से इस चीज़ को आदान प्रदान करते हैं। इसको क्रमशः, जैसे गद्य साहित्य तथा दूसरा है पद्य यानी काव्य। काव्य साहित्य की संज्ञा देते हैं। गद्य हमारे दैनिक जीवन की भाषा का नाम है तथा उसका छंदोबद्ध रूप, जिसमें क्रमबद्ध ताल एवं लय की योजना के साथ रागात्मक भावों की कलात्मक अभिव्यंजना उपस्थित हो, उसे पद्य या काव्य कहते हैं। कह रहा है कि जिसमें कह रहा है कि गद्य हमारे दैनिक जीवन की भाषा का नाम है। उसमें क्या है, छंदोबद्ध रूप, जिसमें क्रमबद्ध यानी किसी चीज़ को क्रम से रखा गया हो, ताल एवं लय की योजना के साथ रागात्मक भावनाओं को कलात्मक अभिव्यंजना उपस्थित हो, उसे गद्य काव्य कहते हैं। कह रहा गद्य और काव्य में विषय वस्तु, भाषा शैली आदि में पर्याप्त अंतर होता है। गद्य साहित्य की विषय वस्तु प्रायः हमारी बोध वृत्ति तथा काव्य की संवेदनशीलता पर आधारित है। अधिकांशतः विषय वे ही होते हैं जिनके बारे में हम अधिक सोचते हैं। गद्य मस्तिष्क के तर्क प्रधान की चिंतन की उपज है। यानी कह रहा है गद्य जो है हम अपने मस्तिष्क या हम जो चिंतन करते हैं या हमारे एक दिमाग की उपज है। हमारे दैनिक कार्यकलाप, ज्ञान विज्ञान, कथा, वर्णन, व्याख्या आदि इसके मुख्य विषय, यानी जो हम अपने दैनिक जीवन में, यानी प्रतिदिन हम जो लोग आम बोलचाल की भाषा में करते हैं, उसमें हम गद्य का ही प्रयोग करते हैं। संक्षेप में काव्य का संसार कुछ काल्पनिक किंतु गद्य का व्यवहारिक है। कह रहा है कि हम बहुत कुछ इस संसार में हम कल्पना करते हैं, जो केवल सोचते हैं। यानी जब किसी चीज़ की कल्पना करते हैं तो फिर कभी कभी उसके विषय में हम उसको सच्चाई को भी जानना चाहते हैं कि ये सच्चाई है क्या। यानी कल्पना, जैसे हम सोचते हैं कि हम यह काम कर लें, या सोचते हैं हम बिना पढ़े इतना नंबर पा जाए, या बैठे हमारा काम हो जाए, ये क्या है, ये कल्पना है। फिर हमारे दैनिक कार्यकलाप, ज्ञान विज्ञान, व्याख्या, इसके संक्षेप में काव्य का संसार कुछ काल्पनिक किंतु गद्य का व्यवहारिक। कह रहा है कि गद्य कवि नाम निष्कम बदंत, गद्य कवियों की कसौटी है। कह रहा है कि गद्य जो है ये कवियों की कसौटी कही गई है, फिर भी इसमें अपने विचारों एवं भावों को अभिव्यक्त करना, अभिव्यक्त यानी बताना, कहना अपेक्षाकृत सरल होता है। यानी गद्य में जो है किसी चीज़ को बताना और कहना आसान होता है। व्यक्ति गद्य का प्रयोग काव्य की अपेक्षा सरलता से करता है। यानी हमको गद्य जो है पद्य की अपेक्षा ये थोड़ा इसका भाषा सरल, आसान
होता है, क्योंकि यह ताल, लय, तुक आदि से, यानी इसमें हमको खास करके ताल, तुक या व्याकरण का बहुत विशेष ध्यान नहीं रखना पड़ता है, जो काव्य से उपादान है। कह रहा है कि गद्य का लक्ष्य विचारों को सहज, सरल, सामान्य भाषा में संप्रेषित करना है। यानी गद्य का उद्देश्य क्या है? यानी गद्य का उद्देश्य है कि हम अपने विचारों को एक दूसरे तक आसानी से समझा सकें और दूसरे की बात को हम आसानी से समझ सकें, ठीक ना। या गद्य, हमारे गद्य का ये उद्देश्य है कि विचारों का आदान प्रदान में हमको सरलता हो। वक्तव्य का यथातथ्य एवं प्रभावोत्पादक संप्रेषण गद्यकार का साहित्य दायित्व यानी जिम्मेदारी है। गद्य की भाषा व्यवहारिक होती है। वक्ता जो कुछ सोचता है, यानी कहने वाला जो कुछ बोलता है या कहता है या सोचता है, उसे तत्काल व्यक्त कर सकता है। काव्य भाषा की भांति इसमें भंगिता, भंगिमा, वक्रता, अलंकार, लय, तुक आदि लाने के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। यानी हमको गद्य में जो है किसी तुक, ताल या व्याकरण की जो हमको कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम इसको सरल भाषा में भी कह सकते हैं, गद्य की भाषा में भी कह सकते हैं। गद्य में संवेदनशीलता की अपेक्षा बोधवृत्ति की प्रधानता होती है। अतएव वर्णन, कथा, विचार, तर्क, व्याख्या, अनुसंधान यानी खोज के लिए गद्य सर्वाधिक समर्थ एवं उपयुक्त माध्यम है। ज्ञान विज्ञान की समृद्धि के साथ ही गद्य की उपादेयता और महत्ता में वृद्धि हुई है। इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, धर्म, दर्शन तथा विज्ञान के क्षेत्र में ही नहीं, नाटक, आलोचना, रेखाचित्र, संस्मरण, निबंध, गद्य काव्य तथा कथा साहित्य के क्षेत्र में इसका एक छत्र राज स्थापित हुआ है। आज महाकाव्यों का युग नहीं, उपन्यासों का युग है। भारतीय युग से ही गद्य साहित्य पढ़ा लिखा जाने लगा। संप्रति हमारा साहित्य विशेष रूप में गद्य में ही लिखा जा रहा है। देखिए गर्मी भी बहुत है, ठीक ना। आपको इतना ही हम रहने देंगे और आप इसको जो है अधिक से अधिक घर पर पैराग्राफ न, एक एक पैराग्राफ पढ़ते जाइए, उसको समझने की कोशिश करिए। और तबीयत खराब हो तब तो बिल्कुल मत आइए। और घर पर आप अपना एक टाइम टेबल बना लीजिए, ठीक। टाइम टेबल बना करके और आप सब्जेक्ट वाइज जितने विषय हैं, कितने विषय हैं आपके? 6 विषय है ना। तो आप ऐसा टाइम टेबल उसको बांट लीजिए कि जो है आपका नहीं ज़्यादा तो आधे आधे घंटा, अगर गर्मी का सीजन है, लाइट की भी कम है, तो आप आधे आधे घंटे का भी अगर टाइम टेबल बना करके डेली पढ़ेंगे तो आपको लाभ मिलेगा, जो आपके बोर्ड में सहायता। क्योंकि अभी इस साल स्कूल तो मान के चलिए आपका पढ़ाई बहुत कुछ नुकसान हुआ। उस तरह जुलाई से ही आपका स्कूल शुरू हो जाता था। जुलाई, अगस्त, सितंबर भी मान के चलिए चला ही जा रहा है। आज कितने तारीख है? 4 है। अभी भी स्कूल का कोई निश्चित है नहीं कब खुलेगा, तब तक उधर फिर ठंडक आ जाएगा। फिर आपका मार्च अप्रैल से फिर पेपर शुरू हो जाता है। तो आपके पास टाइम नहीं है और आप स्कूल के बदौलत जो है ये मत सोचिए कि हमारे स्कूल में आपको ऐसे ही एक ही दिन कोई टीचर आते रहेंगे। ये तो यहाँ इतना है कि कोई आज नहीं करने, सब विद्यालय बंद ही है, ठीक है ना। तो आप खुद जान लीजिए कि हमको अपने बल पर, अपने मेहनत के बल पर ही हमको हाई स्कूल निकालना है। आप उसमें बीच बीच में या स्कूल खोलता है, आपको बुलाया जाता है, तो आप ऐसे आते रहिए। लेकिन टाइम टेबल जरूर बनाइए और हर विषय को आपको भले ना हो बहुत अच्छा लगता हो, भले ना आपको समझ में आता हो, लेकिन एक बार उसको पढ़ने की कोशिश करिए। और गणित उड़ित जो कुछ भी है आप उसका सॉल्व वाला जो पेपर मिलता है या उसका वो आती है ना गाइड वगैरह, तो उसको भी रख लीजिए, उससे कुछ देखते रहिए। एकदम नहीं से तो बढ़िया है, कुछ आप उससे देख करके कुछ अपने मेहनत से, कुछ ट्यूशन से, या आप स्कूल में आ रहे हैं तो अगर यहाँ कुछ मिल जा रहा है तो ऐसे मिला जुला करके आप पढ़ने की कोशिश करिए। हर सब्जेक्ट को आप टाइम टेबल बांध लीजिए, समय निश्चित कर लीजिए और आप कम से कम आधे घंटे, 6 सब्जेक्ट हैं, 2 पार्ट में आप बैठिए, आधे आधे घंटे 3 विषय खत्म करिए। 2 बार में बैठ करके आप उसको खत्म कर दिए, 1.5 घंटा आप बैठेंगे तो आपका आधा 3 विषय खत्म हो जाएगा। ऐसे करेंगे थोड़ा ही थोड़ा,
कला भी है, उसको भी थोड़ा ही बनाइए, 10 मिनट बनाइए, एक ही चित्र बनाइए, लेकिन कोशिश जरूर करो। तो आपका कहीं कोई दिक्कत नहीं, स्कूल चलेगा तो भी ठीक है, नहीं चलेगा तो भी आपको कोई रोक नहीं पाएगा, ठीक है। क्योंकि सभी समस्या जो आपके सामने है वही सबके सामने है, इसलिए आप प्रयास यही करिए कि जो है आप घर पर ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, आप पढ़ने की ये करिए। तो इस स्थिति है, टीचर भी मान लीजिए कई लोग कोई आ गया अपना ऐसे कुछ बता दिया, और सामाजिक फिर अगर कभी अगर इलेक्ट्रॉन आएगा तो समाज भी लाइएगा, ठीक है ना, तबीयत ठीक ठाक रहे तो समाज भी ले आइए। लेकिन मान के चलिए कि अब इस बार आपको खुद आपको स्वयं मेहनत करनी है, आपको इस बार अपने बल पर परीक्षा देना है, ये जान लीजिए। और पढ़ोगी तो आपको ऑटोमेटिक, अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको जो है खुद धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। आप ये मान के चलिए कि हमें को मेहनत करना है और हमको अपने ही बल पर पास करना है ना, टीचर और स्कूल। आप मान लीजिए एक दिन आ जाएंगे, हफ्ते में चाहे 2 दिन आए, हम आपको क्या, लेकिन आप जो घर पर मेहनत करेंगे वही आपका सबसे बड़ा मुख्य काम वही है कि आप अपने घर पर जो मेहनत कर रहे हैं वही आपके लिए सफलता की मेन कुंजी है। तो आप घर पर करिए, कोचिंग वगैरह खैर इसमें कहीं कुछ भी नहीं चल रहा है, तो आप लेकिन ये जरूर करिए कि हर सब्जेक्ट प्रतिदिन नियमतः टाइम टेबल में, जैसे मान लीजिए आप स्कूल आते थे टाइम टेबल बना था, वैसे ही टाइम टेबल बना लीजिए और उसको देखते रहिए। उसमें समय बचता है तो आपके घर जो छोटे बच्चे हैं उनको कुछ बताते रहिए, ताकि आपका कुछ गणित वगैरह छोटा जोड़ घटाना बुरा भाग ही बताइए, जो आपको आ रहा वही बताइए, लेकिन जरूर छोटे बच्चों को ही बताओ। सबसे ज़्यादा नुकसान छोटे बच्चों का है, क्योंकि जो बड़े लोग तो अपना कुछ पढ़ ले रहे हैं कुछ ही, लेकिन छोटे बच्चों को उसमें क्या मालूम हमारा नुकसान हो रहा है फायदा हो रहा है। तो आप लोग घर अगर कोई छोटे बच्चे हैं तो उनको जरूर गाइड करिए, ठीक है ना। इस तरह से अपना ये करिए। कितने लोग थे पिछले साल 9th में? 9th में कितने लोग थे पिछले साल? सभी लोग तो लगभग होंगे ही। हमारे जो लोग नज़दीक के आ जा रहे हैं, दूर के होंगे नहीं आ पा रहे हैं। चलिए ठीक है, देखिए गर्मी तो यही है, बम्पर आज लाइट भी नहीं है, क्या कर पड़ेगा क्या पड़ेगा। तो कुल मिला जुला कर आपका घर का ही मेहनत और स्वयं की मेहनत वही काम आएगा, ठीक है। आप इसको जो है हिंदी गद्य की भूमिका आप पूरा दोहरा लीजिएगा, जो भी आप 1 पन्ना 2 पन्ना या समय मिलता है तो कम से कम गद्य को 2-3 बार पढ़ो। जब गद्य पढ़ लोगे तो बहुत सारा कुछ है कि आपको समझ में आ जाएगा। जो चीज़ ना समझ आए उसको पेंसिल से अंडरलाइन नीचे चिन्हा कर लीजिए, उसको पूछ लीजिए आकर स्कूल में। और मैंने गणित के देखिए, गणित तुम लोगों को तो होगा ना, बच्चों का तो गणित होगा नहीं है, लिए किसी का नहीं है, 2-4 लोगों को जरूर होगा। अच्छा, तो अगर जिनका पास गणित है वो भी अपना कुछ गाइड वगैरह रख करके अपना कुछ हेल्प लेकर के अपना कुछ लगाते रहिए, दूसरा कोई विकल्प है नहीं इस समय। बच्चे जब ज़्यादा रहते हैं तो पढ़ाने में अच्छा भी लगता है, इसमें क्या। किताब ले लीजिए, जिनके पास किताब ना हो किताब मंगा लीजिए।